जनाब केसरी नंदन की पैदाइश 7 जनवरी 1975 जिला सीतामढ़ी विष्णुपुर गांव, राज्य बिहार में हुई। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब स्वर्गीय श्री चंदेश्वर प्रसाद एक किसान थे और माता श्रीमती चंद्रावती एक कुशल गृहिणी। आप जी की स्कूली पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे हुई और परिवार में 6 सदस्य हैं। बड़े भाई विपुल कुमार भारत देश के जाने माने संगतराश हैं। परिवार में कला का माहौल पहले से ही था। जनाब केसरी नंदन को कला विरासत में मिली और आज वह उसी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हो, प्रोग्राम के बाबित हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी महान हस्ती से जिन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी सूबे में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में सबको जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान, जाने माने सेरेमिक आर्टिस्ट केसरी नंदन, जो बैसलाना में अपना कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कहते हैं ये अपनी कला जर्नी के बारे में। नमस्कार केसरी नंदन जी, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हेलो, मैं केसरी नंदन, मैं BHU से अपना सिरेमिक का मास्टर्स किया है और 99 में हमने अपना वहाँ से मास्टर्स करके फिर कंटिन्यू अपना स्टूडियो। और आपने जब पढ़ रहे थे तो तब भी आपके जहन में था, आपकी सोच में था कि मुझे फील्ड से निकल के बाद मुझे इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट करना है? एक्चुअली पढ़ते समय तो इस तरीके का हमें नहीं वो था, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी उसका, कि कैसे अपने को सर्वाइव करना है, कैसे फील्ड में अपने को स्टेबल करना है। तो मैं अपने जॉब के लिए भी बहुत सारे ट्राई किए बट नहीं हुआ। तो लास्ट में हमें डिसीजन लेकर के वो करना हुआ कि भाई जिसमें हमने 6 साल की पढ़ाई की और इतनी मेहनत की, उसके बाद हमें अगर दूसरे उसमें जाना है तो क्यों नहीं अपने ही फील्ड में कुछ करूँ। तो इसके लिए मैंने फिर दिल्ली में अपना एक सेल्फ डिसीजन लेकर के स्टूडियो बनाया था आपने? बनाया और फिर वहीं से मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ें आती गई और करते गए। और एक बार आपको फिर मैं पीछे बचपन में ले जाता हूँ। आपको कैसे और कब आपको लगा कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, और कैसे तुम्हारी सोच बनी कि मुझे कला जगत में ही अपना कैरियर बनाना है? एक्चुअली घर में जो हमारा माहौल था वो हम 2 ब्रदर थे बस, कोई और मदर और फादर। तो इसमें मेरे ब्रदर का स्कल्पचर में शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि छोटे छोटे वहाँ पे जो फेयर होते थे उसमें जैसे जन्माष्टमी हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या है कि बचपन में मिट्टी से वहीं पे गांव में अपना कुछ बना करके घर में ही एक पूजा का वो क्रिएट कर देना था कि छोटा सा मिट्टी का लोंदा लिया, उसी में कृष्ण जी बना दिए, दुर्गा जी बना दिए और घर में ही अपना शुरुआत। तो क्या एक माहौल देखने का, मैं छोटा था, 5 साल छोटा था इनसे, तो वहीं से ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर आफ्टर मतलब कि 12th जब इन्होंने किया आपने, तो उसको आपने सोचा कि मुझे आर्ट फील्ड में, तो फिर हम दोनों लोग वहाँ पे BHU पहले ये गए, फिर उसके बाद हम कौन उस वक्त आपके गुरु रहे जिनके अंडर में आपने काम किया? KV जेना जी उस समय सिरामिक के मेरे गुरु रहे, और भट्टाचार्य से, AC भट्टाचार्य से 2 लोग हमारे सिरामिक के टीचर है। बाकी और भी डिपार्टमेंट के कट सर और ये सारे लोग बहुत अच्छे लोग थे। वहाँ का माहौल इतना अच्छा था और सीनियर्स का माहौल इतना अच्छा था कि उसी सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो सारी चीज़ें अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, कि इतनी सारी चीज़ें को वहाँ पे सीखने को, बेसिकली जितने क्राइसिस में और जिस तरीके की चीज़ें में और इतने अच्छे इन्वायरमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो सारी चीज़ का अभी इम्प्लीमेंटेशन। आप जब कॉलेज में पढ़ रहे थे
और उस बाद किस थीम को लेके काम करते थे? देखिए वहाँ पे एक क्लासिकल वो चल रहा था कि क्लासिकल चीज़ें पे ही ज़्यादा फोकस किया गया कि आपका बेस जो होता है वो बेस को पहले आप मजबूत करो। जिस भी फील्ड में जिस भी तरीके ड्राइंग कर रहे हैं तो आपकी ड्राइंग में स्केच में काफ़ी वो करना होता था कि स्केच आप खूब करिए। हाँ, जो उधर का प्रोसेस था वो उसी के निकलना था। थ्योरेटिकल में है तो आप उसमें हिस्ट्री में जो भी प्रोसेस था, जैसे हमारे सिरामिक में है तो सिरामिक में बेस क्या था कि वहाँ पे थ्रोइंग प्रोसेस को काफ़ी वो दिया गया है। फिर उसके बाद डिजाइनिंग है, उसके बाद सारी चीज़। तो क्या है कि हर चीज़ का आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्लासिकल एक तो उसमें टच होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस में काफ़ी मेहनत और टाइम काफ़ी लगा, बट वो सब जो चीज़ें अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया तो आपको उसका अनुभव हुआ हाँ, आपका और एक्सपीरियंस भी रहा हाँ, और आज वो काम लग रहे हैं। यस, वो सारी चीज़ों का अभी मैं यूटिलाइजेशन अपने उसमें कर रहा हूँ। और केसरी भाई, ये सेरामिक क्या है? वो सेरामिक स्कल्पचर भी है, सेरामिक पोट्री भी है, इनमें क्या अंतर है और आप इसमें कौन कौन से टेक्निक व माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सिरामिक ये जो वर्ड है ये तो जो हम काम क्ले में कर रहे हैं और उसको फायर करते हैं उसी को हम सिरामिक का नाम दिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिरामिक के 3 वो आ गए, एक टेराकोटा है, एक स्टोनवेयर है और एक पोर्सलिन है। इसमें भी टेम्परेचर का वेरिएशन है, अलग अलग बॉडी है, इसकी तैयार करनी पड़ती है। हाँ, तो टेराकोटा कम टेम्परेचर पे करते हैं, उसमें भी ग्लेज होते हैं। स्टोनवेयर है जो कि हाई टेम्परेचर है जी, कम से कम कितना टेम्परेचर पे लाना पड़ता है? 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे फायर होती है, अच्छा। उसमें ग्लेज मेल्ट होता है। और एक पोर्सलिन है जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर 1400 से 1450 डिग्री तक हो जाता है। तो उसमें अलग अलग तरीके के इफेक्ट भी आते हैं। अभी एक आपने बोला जी ग्लेज, जी ग्लेज क्या होती है? ग्लेज एक लेयर है जो कि हम जो बनाते हैं बर्तन या कोई केमिकल रिएक्ट होता है इसमें? केमिकल का एक कंपोजिशन होता है, एक स्लिप होता है। हाँ जी, वो लेयर आप डिप करते हैं तो अलग अलग प्रोसेस से उसको अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, फायरिंग टेम्परेचर उसका होता है कि आप जिस टेम्परेचर का वो ग्लेज यूज करते हैं, मतलब हर ग्लेज का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर होता है। हाँ जी, आप लो टेम्परेचर में भी वो ग्लेज इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए वही प्रोसेस है, उसकी टेक्निक कि आप लो टेम्परेचर का ग्लेज कैसे बनाते हैं, फिर हाई का कैसे, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फायरिंग पे डिपेंड करता है। अब इस किलन को क्या बोलते हैं ये है ऐसे सिंपल उसमें? डाउन ड्राफ्ट किल्न है। हाँ जी। गैस फर्नेस है। हाँ जी। इसके 2 बर्नर आगे पीछे है और इसमें करीब 8-10 घंटे की फायरिंग होती है, तब जाकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है। अभी एक डिस्क फायरिंग चल रही है जिसका 684 टेम्परेचर। कितना टाइम लेता है ये डिपेंड करता है कि आप कितने लॉन्ग फायरिंग करते हैं, क्योंकि प्रोसेस भी क्या मिनिमम 6-7 घंटे में आपको फर्नेस का जो डायमेंशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी फर्नेस है। छोटी फर्नेस आपको कम टाइम में भी मैच्योर हो जाती है, बड़ी फर्नेस है इसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है, 12 घंटे 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये सब है जी। अलग अलग फर्निश है आपके पास, किलन है, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। मैं सब टेक्निक लोकल भाषा में भट्टी बोलते हैं इसको, है ना, ऐसे किलन बोलते हैं और ये सेरामिक फर्निश भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग। हाँ, और जी अलग अलग साइज हैं तुम्हारे पास? कई तरीके का है। एक जो ट्रेडिशनल पॉटर जो लगाते हैं वो भी भट्टी जो लगाते हैं वो उसको आवा बोलते हैं, जो कि उसके लिए कोई हाँ, आवा जो ट्रेडिशनल टेक्निक से करते हैं, वो उपले और गोबर के वो जो कंडे होते हैं उससे बना करके उससे भी फायर कर लेते हैं। उसमें 600-700 डिग्री 800 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। तो ऐसे भी ट्रेडिशनल काफी। तो जी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक है या गैस का है? अच्छा। होती है। और ये वाली? ये भी सारी यहाँ पे जो भी है 4 हमारे पास, एक छोटी है और 3 ये बड़ी है जो कि 3x3 की है। तो इसमें सारे में गैस की नहीं है हमारे पास है। हाँ, तो ये बीच में आपने जो लेयर बाई लेयर पैड लगाए हैं, ये वो है सेल्फ इसको बोलते हैं। हाँ जी। तो आप जो भी पॉट्स बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो इस सेल्फ के ऊपर ही आप उसको रखते हैं। इस पे
ये इस टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का ये मटेरियल टाइल्स होता हाँ है जी। जो कि आपको बेंड नहीं होगा और मेल्ट नहीं होगा, तो इसके ऊपर में जब आप ग्लेज का लगाते हो इसमें तब फायरिंग जब हाँ करते हैं तो इसके ऊपर में हाँ जी। शेल्फ पे और ये जो है पैड है लगाए हुए हैं अलग अलग, इसमें इसमें ये अप डाउन आप कर सकते हो। हाँ पिलर का काम कर रहा है, हाँ प्रॉप जी। है जो कि आप छोटे बड़े साइज को इसमें स्टैक करके और फिर वो फायरिंग कर सकते हैं। तो ये शेल्फ, और इससे बड़ी भी आपके पास है हाँ फिलहाल? वो वुड फर्नेस है जो कि 2 फर्नेस है, एक कहाँ पर है वो? 3x3 की है और एक 6x6 की है। एक बार उधर भी चले हम। हाँ तो ये हमारी वुड फर्नेस बड़ी है जो कि ट्रॉली वाली है, और इसमें हम बड़े काम, बड़े स्ट्रक्चर्स, कितने फुट तक जहाँ बड़ा काम कर सकते? ये लोडिंग स्पेस हमारा ये करीब 7 फीट हाइट है, 7 फीट तक का हम स्ट्रक्चर्स वो कर सकते हैं। और इसकी विड्थ है 4 फीट, तो इसकी विड्थ है जो कि एक ट्रॉली है, 4 फीट विड्थ की हम स्ट्रक्चर को 7 फीट ऊंचाई तक मतलब कि फायर कर सकते हैं। ये है, ये करीब 28 आवर्स 30 आवर्स तक फायरिंग मतलब कि कंटिन्यू इसमें चार हमारे ये। पहले वो छोटी थी, अभी ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। हाँ, और शायद मुझे लगता है इंडिया में सबसे बड़ी फर्निश यही है। आई थिंक हाँ, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे नहीं, मैंने बहुत सारे देखे इतनी बड़ी कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत आपको मेंटेन करना और ये सब चीज़ें करना, बड़े काम करने आसान नहीं है सिरेमिक में, बहुत ही टिपिकल वो है। एक रे मेकर है जो कि इतने, हाँ मैंने उनके स्टूडियो में भी गया हूँ मैं। हाँ, उनके पास है और वो भी देखा, इसलिए मैंने बोला हाँ। शायद वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा, इंडिया का तो है ही है। हाँ हाँ बहुत कम है। नहीं देखे मैंने, इससे छोटे हैं। तो क्योंकि सिरामिक ऐसा मटेरियल है, उसमें हैंडल करना और ये प्रोसेस करना है सब प्रोसेस जो है बहुत ही टफ है। तो बहुत भविष्य में क्या सोच लेके आपने ये स्टूडियो की शुरुआत की थी, तब किन किन चीज़ों की दिक्कत करनी पड़ी और दिक्कत सामने आई? जहाँ जैसे मैंने स्टार्ट किया तो हमें बहुत पैसे कुछ थे नहीं, तो हमें शुरुआत में ऐसा लगा कि हम अपने काम को ही जितना अपना सेल्फ करेंगे उसी को आगे हम एग्जीक्यूट करें, या फिर जैसे भी एक छोटी सी एग्जीबिशन करें, उससे हमको क्या है कि अपने जीविकोपार्जन का भी वो सहारा बने, ताकि उससे हमारी ये भी चले, काम भी हो और स्टूडियो भी मेंटेन हो और सारी चीज़ें हम उससे करें। अब तक कहाँ कहाँ आपने एग्जीबिशनें की, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट? यस, पहले तो बनारस से निकले तो बनारस में ही मेरा एक 1600 ABC आर्ट गैलरी में था, फिर वहाँ बनारस में एक और गैलरी में एक 1600 था, तो वहाँ से कर 1600 करने के बाद फिर हमने फुलपुर गए, वहाँ हमें मिनिस्ट्री ऑफ HRD का स्कॉलरशिप मिला था, तो उसके लिए हम जैना सर के स्टूडियो में वहाँ पे रह करके काम किया, और वो सारे काम 2 साल का। फिर मैंने बजाज आर्ट गैलरी मुंबई में 2002 में अपना एक 1600 किया। तो ऐसे शुरुआत की है, फिर जगह जगह कई एग्जीबिशन किए, दिल्ली में किए, ग्रुप शो में पार्टिसिपेशन किए, इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्रुप शो में पार्टिसिपेशन हुआ, फिर बजाज जहांगीर आर्ट गैलरी में 2012 में मेरा ग्रुप शो था, 2 वन मैन शो, फिर 2019 में भी जहांगीर में किए। तो ऐसे करके कई शोज हुए कई सारे शो स्टेट नेशनल हाँ, इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किए। Yes. और कौन कौन से आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया, और इसके साथ साथ कौन कौन से आपको अवार्ड व स्कॉलरशिप मिले? IFEX के 2 अवार्ड हमें मिले हैं सिरामिक में हाँ जी। ही, और नेशनल अवार्ड 2020 में मिला, राष्ट्रपति द्वारा तब मिला था। और भी कई अवार्ड्स हैं जो कि स्टेट लेवल के हैं, फिर
वो कॉलेज लेवल का भी है, तो वो सब है। बट नेशनल अवार्ड के बाद फिर अभी कोई ऐसा अवार्ड नहीं है। बट उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगता है, उसका कारण है कि आप छोटे अप्लाई करना नहीं चाहते या नहीं करेंगे, हाँ। उससे बड़े आप करोगे तो उसके लिए पूरी आप तैयारी करना चाहते हैं। Yes. आप सोचते हैं कि धमाका करें, फिर इसी तरह का Yes. जहाँ बड़ा हो, हाँ, इससे तो बड़ा हो। वो भी एक अवार्ड ही है जो हाँ, बाहर बहुत आप अच्छा। जाते हैं एक म्यूजियम में, साउथ कोरिया में अभी जो रेजिडेंसी हाँ, अभी करके हाल ही आया में है, आपने तो करके आए। वहाँ भी एक अवार्ड ही होता है वो, हाँ। और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, सब किसी को जाने का मौका नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे काम में और काम करते आपको जाएंगे। आपके परिवार का और आपके भाई का और बाकी परिवार के जो सदस्य थे उनका कैसा रिस्पांस रहा और कैसा सपोर्ट किया उन्होंने? सारे देखिए, आप घर में परिवार में जो भी रहते हैं तो उसका एक बैक सपोर्ट तो मिलता ही है। आप चाहे अनचाहे, मतलब कि आपको पूरी तरीके से फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, तभी आप आगे मतलब कि जाते हैं। वो एक साइलेंस सपोर्ट रहता है, वो ऐसे दिखता नहीं है, बट आपके हाँ, रहता है इर्द तब गिर्द सारी चीज़ें वो एनर्जी काम करती है। आपके बड़े होने से लेकर के आपके सारी चीज़ में वो सारे ऐसे ही प्रतिभागी की तरीके से कार्य करते हैं। सहारे की तरीके से सब रहते हैं, तो सबका योगदान है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सिर्फ आप ही आप है, तो पूरी फैमिली की, पूरे जो भी है समाज के जितने फ्रेंड सर्कल है, जितने वो लोग हैं, सबका सपोर्ट होता है, तभी एक पूरा वो होता है। जैसे आप कोई भी आप स्कल्पचर करिए, सिरामिक करिए, कुछ भी पेंटिंग करिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक संयोजन होता है, तभी जाकर के वो एक रूप धारण करता है। तो ऐसे ही है, मनुष्य के भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, और सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के ही एक बड़ा चीज़ का वो रूप लेता है। तो वो तो है कि केसरी भाई, अब जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, एशिया का नंबर 1 स्टूडियो है। मैंने जितने अभी तक घूमे हैं, इतना बड़ा फर्निश, इतना बड़ा स्टूडियो, जब मैं पहले आया था तब छोटा था, तब आपने शुरुआत की थी, आपने बोला भी है उसके बारे में। और ये इतना बड़ा, अभी आपको क्या लगता है फ्यूचर में और इससे बड़ा करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ऐसे कोई टारगेट नहीं होता है, बट ये है कि हमें आज जो परिवेश में है, जिस परिवेश में आज मैं जी रहा हूँ, तो मेरा एक वो है कि हम जो भी करें अपने ये जिस आर्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमें जितनी एफर्ट, जितना चीज़ें आती रहेगी, हम सारी चीज़ उसमें पूरा हमारा लाइफ ही उसके लिए ही योगदान बना रहेगा हुआ है। आपका, आप उसी तो के लिए जी रहे इसके हैं। लिए, हाँ, इसके लिए हमने कोई टारगेट वो नहीं फिक्स किया है कि हमें यहाँ बनाना है, वो बनाना है, बट ये हम अपनी ईमानदारी से जितना हो सकता है वो सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, बिना किसी उसके कि आगे क्या होगा नहीं होगा। ये इन सारी चीज़ों को छोड़ करके हम अपना काम करते जा रहे हैं, जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, उसको मैं अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करते रहोगे, आगे कर रहे। हाँ, ये मेरा पोट्री के साथ साथ स्कल्पचर्स का भी मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपने कंटिन्यू काम कर रहे हो। कंटेम्प्रेरी आर्ट में मैं बहुत सारी एग्जीबिशन देखता हूँ आपकी, आपको नेशनल पुरस्कार से। मैं अपने हिसाब से हाँ, मैं अपने बहुत काम बढ़िया। में प्रैक्टिस ही कर रहा हाँ जी, हाँ जी, हूँ हाँ जी। अभी, और हमारी ये प्रैक्टिस की जितना हम इसमें करते जाएंगे, हमें नए नए आयाम मिलते जाएंगे, तो हम जो भी, क्योंकि पोट्री एक अलग वो है, और ये हमारा अपना, ये तुम्हारा काम है कंटेम्प्रेरी बेस पे जो मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे आप पहचाने की कोशिश कर रहे हो, और अभी आप हर आर्टिस्ट बोलता है जब ऊंचाइयों को छूता है तब बोलता है, और ये काम अभी आप ये सब हमने अभी कोरिया से लौटने के बाद नए 3-4 काम सब किए हैं। और ये हमारी अभी है कि एग्जीबिशन करने का उसकी तैयारी में। और इसमें
बहुत मेहनत लगती है और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है ये। हाँ, ये तो पिंचिंग प्रोसेस से फिर मैं एडिशन भी करता हूँ, थ्रोइंग प्रोसेस भी है हमारी, व्हील पे बड़े बड़े पूरे ज़्यादा पूरे लेकर के थ्रोइंग बड़े बड़े करके फिर उसको। और इतने बड़े काम कोई करता नहीं है सेरामिक में, आपने शुरुआत की है। सिरेमिक में क्या है कि फायर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप छोटे भी चीज़ को बना करके भट्टी में आप लोड जब करते हैं तो आपको बहुत मतलब कि परेशानी होती है। पीसेज मतलब कि 1250 डिग्री में वो फायर होती है तो वो पीसेज एकदम मेल्ट हो जाती है, तो क्या है कि फटने का चांस रहता है। बड़े पीस को लोडिंग करने का बहुत सारे टेक्निकल वो चीज़ें हैं, लेकिन हमने सारी चीज़ों को उसको करते हुए और भी हमें जितना मतलब कि ये होगा हम और भी बड़े करेंगे और भी इससे भी इलाज करेंगे भविष्य में और भी बड़े करोगे। हाँ, क्योंकि जितनी आप सोच आप अपने डेवलप करेंगे और जो पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है आप पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत चीज़ें हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को साथ किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। जो नई युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए, अपने कला के रूप से? युवा पीढ़ी को संदेश क्या हम देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी अभी के जो इतने मतलब कि हम लोग से कई टाइम्स आगे उन लोग की सोच बड़ी है, सब कुछ है और उनको इतने सारी चीज़ें मिला हुआ है। आज के टाइम में किसी को कुछ वो नहीं कह सकते। एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों से वो लैस होता है, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना वो सब चीज़ों से लैस होता है, वो ग्रोइंग ही उसको उसमें होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस परिवेश में रहिए, जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, आप अपने कर्म से आप अपने काम को करते रहिए। लगन उसमें जितनी रहेगी, जितना ही हाँ, जितना आप इसमें इन्वॉल्व, जितने डिप में आप जाएंगे उतने आपको सब चीज़ मिलेगा। समुद्र में छलांग लगा करके जितना डिप में आप जाएंगे उतने बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। केसरी नंदन जी, आप जो दूर दराज इलाकों में युवा कलाकार व जहाँ जो कलाकार बनना चाहते हैं, जहाँ इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्होंने क्या तैयारियां करनी चाहिए और उनके लिए क्या मैसेज है आपके कला के माध्यम से? देखिए, मेरे कला के माध्यम से मैसेज यही है कि वो जिस भी प्रोसेस में अपना कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से वो करें और उसमें उनकी तल्लीनता रहनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सही लगन से, सही मनोदिशा से वो अगर करेंगे तो उनको आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। इसलिए कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे कि, क्योंकि आज के समाज में युवाओं को बहुत डिप्रेशन का वो बनते हैं कि भाई लोगों का देख करके कि ये हो गया, रातों रात बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है तो आप दिन रात उसमें लगे रहते हैं और चाहते हैं कि हम एक ही छलांग में पूरी दुनिया को पार कर लें, लेकिन ये असंभव चीज़ है। आपको वही जर्नी तय करनी होगी, जो मेहनत करनी पड़ी होगी, आपका एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। जो पहले लोग करते थे उसी में आपको जर्नी को आपको ले जानी पड़ेगी, आपको अपने तरीके से मैच्योरिटी उसमें लानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से उसका वो कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज है कि आप अपने काम से कभी वो मत होइए, काम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आज का जो परिवेश है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ें हावी हो गई है कि आपको इसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बड़ी भट्टी थी आपकी, अब तक पहले 2 हमने छोटी भट्टियाँ देखी, 3, 4 और इतना बड़ा स्टूडियो मैंने लाइफ में अभी तक नहीं देखा। पहले भी आपके ही देखा था, इधर छोटा था तब बड़ा था। तो ये आपने कैसे विचार किया और जहाँ तक पहुँचा दिया? एक्चुअली यहाँ पे मेरा तो दिल्ली में सारा चीज़ स्टूडियो था, छोटा स्टूडियो MG रोड पे, बट यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि वो जो गौतम अडानी जी का बड़े
स्केल में वो स्कल्पचर्स होने थे, तो उसके लिए हमें दिल्ली में करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनका एक प्रोजेक्ट मिला था, 25 स्कल्पचर सिरेमिक्स में ही करने थे। तो सारी चीज़ सैम्पलिंग वगैरह सब दिल्ली में ही हुआ। फाइनलाइज मतलब कि जब बड़ा स्केल पे करना हुआ तो फिर हमने यहाँ पे मूव किया, और यहाँ पे पहले मेरे ब्रदर ने प्लॉट लेकर के रखा हुआ था। तो इस पे उसी समय से 6 महीने का वो टाइमलाइन था कि 6 महीने में 25 बड़े स्कल्पचर 18 फीट के देने हैं। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के फिर दिल्ली से आना जाना, और यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन, बाउंड्री वॉल, भट्टी और काम, सारी चीज़ एक साथ स्टार्ट किए, और 6 महीने नहीं, इसको 1 साल लग गए पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। एक साल में ये सारा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। फिर जाकर के हमने अपना दिल्ली का बाइंड अप करके, और फिर यहाँ पे पूरी तरीके से शिफ्ट ही हो गया। तब से 10 साल हो गए। 10 साल तक हम यहाँ पे अपना स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ। यहाँ के सारी चीज़ों को प्रोसेस ओरिएंटेशन कैसे होती है, वो सारा करते करते हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जा रही है वैसे वैसे हम आगे की तरफ इसको और मतलब कि बना रहे हैं। और फ्यूचर में ये है कि मैं और आने वाले आर्टिस्ट के लिए, और जो भी नए अपकमिंग आर्टिस्ट है उसके लिए एक बड़ा मतलब कि सब चीज़ उसको, कॉलेज में क्या है कि एक लिमिट है। आप वहाँ पे आप अपना टाइम 5 साल आपका कैसे गुजर जाता है आप कुछ नहीं सीख पाते। एक बेसिक नॉलेज बस लेकर के आते हैं, और यहाँ पे आपको हर चीज़ का आपका रिजल्ट भी सामने है। आपका सारा चीज़, आपका ओरिएंटेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये एक इंस्टीट्यूशन से कम नहीं होगा। ये मेरा एक सपना है कि भाई बहुत सारे जैसे जैसे हमारे पास अर्थ की वो होती जाएगी, मैं इस गांव में 10 को रोजगार आज दिया हूँ, कल हो सकता है 20 को दूंगा, 2-4 साल में 50 को रोजगार दे सकता हूँ। तो वो हमारी वो है कि इस गांव में भी एक जो 10-20 परिवार है उसका भरण पोषण होता रहे, उसको भी उन्नति का, उसको भी अच्छे काम का जो हमने सीखा है कॉलेज में, वो यहाँ के गांव के लोगों में भी वो एसेंस जानी चाहिए, उसकी खुशबू मिलनी चाहिए। उन लोग को थोड़ा सा ट्रेंड कर देंगे। जहाँ हमने इतनी मेहनत करके पूरी चीज़ें किया है, यहाँ पे उनको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाए और उससे उसका सब चीज़ चला हो, तो वो मेरे लिए एक बड़ा ही अच्छा वो रहेगा। धन्यवाद कृष्ण जी, आपने 2 टूक सीधी बात में बात किया, आपके बारे में जाना, आपके काम के बारे में जाना। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अगली बार फिर मिलूंगा किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे जा। जय हिंद, वंदे मातरम।